नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे YouTube चैनल्स के व्यूअर्स, आज मैं मुगल कालीन श्रृंखला में अंतिम कड़ी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करेंगे, विशेषकर अकबर की भू राजस्व व्यवस्था को, जो संपूर्ण मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का आधार बनी। सबसे पहले मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अध्ययन के स्रोत को हम देखेंगे। सर्वविदित है, अबुल फजल रचित आईने अकबरी और अकबरनामा प्रमुख फारसी ग्रंथ हैं, जिससे हमें अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। कालीरंजन कानूनगो की शेरशाह, दीवान टोडरमल द्वारा तैयार की गई दस्तूरे अमल, जो भारत सरकार के विभिन्न संग्रहालयों, म्यूजियम्स, पुस्तकालयों में है। विशेषकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अभी भी दस्तूरे अमल सुरक्षित हैं। मोरलैंड की प्रमुख पुस्तक एग्रेरियन सिस्टम इन मुस्लिम इंडिया, फारसी साहित्य इंसाए यूसुफ, प्रोफेसर इरफान हबीब सर की प्रमुख पुस्तक एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया। इन सारे उपरोक्त ग्रंथों, सहायक ग्रंथों से हमें मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मुगल कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि व्यवस्था थी। समाज कृषि पर ही आधारित था। मुगल साम्राज्य को सबसे अधिक आय कृषि और कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही होता था। चूँकि मुगल काल में जनसंख्या की अधिकांश आबादी गांव में ही बसी हुई थी। मोरलैंड के अनुसार मुगल कालीन भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास थी, जिसमें लोगों की महत्वपूर्ण उपस्थिति गांव में ही थी, जो कृषि व्यवस्था पर आधारित थी। अकबर के समय में कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। कमोबेश अकबर के समय में कृषि व्यवस्था में हुए सुधार कहीं न कहीं शेरशाह से प्रभावित रहा है। इस मामले में शेरशाह को अकबर का मार्गदर्शक कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, अकबर के काल में वजीर पद को समाप्त कर दिया गया बैरम खां के पदच्युति के बाद, और दीवान पद आया, जिसे हम दीवाने अशरफ भी कहते हैं, दीवाने आला भी कहते हैं। एतमाद खां, मुजफ्फर खां, जिसके प्रयास से अकबर ने बजट प्रथा की शुरुआत की थी, बाद में टोडरमल आदि दीवाने अशरफ के महत्वपूर्ण पद पर आसीन रहे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य टोडरमल की आईने दहसाला है। दहसाला नाम से स्पष्ट है, 10 साल के लिए। यह व्यवस्था 10 साल के अनुमानित भू राजस्व पर आधारित थी। अकबर के द्वारा आईने दहसाला 1582 ईस्वी में लागू किया गया, जो मोटे तौर पर दीवान टोडरमल के दिमाग की उपज थी। सबसे पहले हम आईने दहसाला के प्रमुख तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले भूमि की पैमाइश अर्थात नाप जोख हुई, मेजरमेंट ऑफ लैंड। हालांकि यह व्यवस्था शेरशाह के समय में ही लागू हो चुकी थी, प्रारंभ हो चुकी थी।
शेरशाह के समय तक अगर हम देखें तो भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग होता था। शेरशाह के समय में सन की रस्सी का जरीब बना, बाद में उसमें सन की रस्सी के भीगने के कारण माप बर घट जाता था, तो बांस का जरीब बना जिसमें पीतल की मूठ लगी होती थी। अकबर के समय में भी जरीब से ही खेतों को बीघा में मापा गया। कृषि योग्य भूमि की हल्काबंदी की गई। पूरे मुगल साम्राज्य को 1482 हलकों में विभाजित किया गया। मेजरमेंट ऑफ लैंड के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण किया गया। मुगल काल में भूमि को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण का आधार भूमि की उपज शक्ति, उर्वरा शक्ति थी। मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि भूमि की 3 श्रेणी थी, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों में 4 प्रकार की भूमि का जिक्र मिला है। पहला पोलज। पोलज श्रेष्ठ भूमि थी। इसमें 2 फसल प्रति वर्ष ली जा सकती थी। रबी फसल, खरीफ फसल। पड़ती भूमि दूसरे प्रकार की भूमि थी। पड़ती भूमि में उपज शक्ति बढ़ाने के लिए 1 वर्ष उपज लेने के बाद इसे 1 वर्ष प्रति छोड़ना पड़ता था। तीसरी प्रकार की भूमि चाचर भूमि थी। चाचर भूमि को 2 वर्ष तक प्रति छोड़ना पड़ता था। चौथी प्रकार की भूमि बंजर थी। बंजर निम्न भूमि थी और इसमें बहुत कम नाम मात्र का उपज होता था। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के बाद अब हम फिक्सेशन ऑफ टैक्स को देखेंगे। किस तरह से मुगल काल में टैक्स कर निर्धारण का तरीका क्या था, टैक्स फिक्सेशन का आधार क्या था। मोटे तौर पर मुगल काल में 1/3 भाग भूमि कर वसूला जाता था। यह व्यवस्था शेरशाह के समय में भी लागू थी। अकबर के पूर्व शेरशाह ने भी 1/3 भाग ही भूमि कर वसूला था। औसत उपज का औसत के आधार पर भूमि कर ली जाती थी। मोटे तौर पर श्रेष्ठ भूमि पोलज भूमि होती थी जिसमें खरीफ और रबी फसल होती थी। पोलज भूमि में कर तभी वसूला जाता था जब उसमें फसल लगी होती थी। कर वसूलने के बाद कर 2 मोड में वसूले जाते थे। कैश भी होता था, क्रॉप्स भी होता था, नकदी भी है, फसल के रूप में भी। अगर फसल के रूप में भूकर वसूला गया तो अब उसको शाही खजाने में, मुगल ट्रेजरी में जमा करने के लिए अनाज का नकदीकरण किया जाता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि अनाजों के दर की सूची बनाई गई थी जिसे दस्तूरे अमल कहा गया। ये दीवान टोडरमल के द्वारा भी तैयार किया गया। अभी भी बहुत सारे दस्तूरे अमल की प्रतियां कहीं न कहीं सुरक्षित पड़ी हुई। मुगल साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रांतों के लिए कुल 95 दस्तूरे अमल तैयार किया गया। भूमि कर की वसूली 2 बार होती थी, खरीफ फसल के समय, रबी फसल के समय। परगने में वसूली का कार्य अमल गुजार करते थे। उनकी सहायता कानूनगो, पटवारी और मुकद्दम करते थे। प्रत्येक परगना के लिए दस्तूरे अमल तैयार था। अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं, मुगल काल में कर वसूली में कठोरता थी परंतु अन्याय का सहारा नहीं लिया जाता था। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात, कृषकों को शेरशाह के काल की तरह ही पट्टा दिया जाता था। पट्टा एक तरह का रिसिप्ट था जिसे हम रसीद कह सकते हैं। उसमें भूमि का रकबा, फसल के प्रकार
कर की क्या राशि थी और वसूलकर्ता का तारीख के साथ हस्ताक्षर दर्ज रहता था। यह पट्टा व्यवस्था मूलतः शेरशाह के द्वारा लाया गया था, जो अकबर के समय में भी जारी रहा। इस व्यवस्था से किसानों को लाभ मिला, क्योंकि उससे अधिक कर की वसूली नहीं की जा सकती थी, चूँकि पट्टे में कर की राशि उद्धृत रहती थी। दूसरी बात, मुगल काल में कर वसूली की प्रशासनिक मशीनरियां अगर हम नीचे से देखें तो ग्राम से लेकर परगना, परगना से लेकर सरकार और सरकार से लेकर सूबा में थी। हर जगह राजस्व से संबंधित प्रमुख पदाधिकारी विद्यमान थे। अभी मैंने पट्टा की चर्चा की। पट्टा के जरिए हम मान सकते हैं कि एक तरह से किसानों के भूमि पर स्वामित्व या मलिकाना हक अर्थात अधिकार को स्वीकार किया गया, कि जिस भूमि का जो किसान भूकर अदायगी करता था, उस भूमि का मालिकाना हक पट्टा के जरिए उस किसान का हुआ। जैसे मैंने कहा कि मुगल काल में कर वसूली में अन्याय का सहारा नहीं लिया जाता था। भीषण अकाल की स्थिति में, अतिवृष्टि की स्थिति में, अनावृष्टि के स्थिति में किसानों को अनुदान दिया जाता था। कृषि ऋण भी शाही कोष से उपलब्ध कराए गए, जिसे हम तकावी कहते हैं। किसान एग्रीकल्चरल लोन तकावी को लेकर उसे धीरे धीरे आसान मासिक किस्तों में चुका सकता था। हाँ, मुगल काल में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि अगर किसान के पास पिछले साल का बकाया कर है तो पहले बकाये कर को वसूला जाता था, फिर बाद में उस साल के कर को। विशेष परिस्थिति में हम देखते हैं कि किसानों के भूमि कर को माफ भी किया जाता था। महत्वपूर्ण बात, अगर मुगल सैन्य अभियान के क्रम में फसलों की क्षतिपूर्ति हो जाती थी, खेतों में खड़े फसल नष्ट हो जाते थे, तो इन फसलों की क्षतिपूर्ति शाही खजाने से की जाती थी। इसका उदाहरण निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी खंड 2 में दिया है, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। B.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में अकबर की कर प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि अकबर की नवीन कर प्रणाली अति प्रशंसनीय थे। आईने दसाला के बाद हम भू राजस्व व्यवस्था के दूसरे महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे कि मुगल काल में भूमि राजस्व निर्धारण की क्या क्या प्रणाली थी। मुगल काल में 4-5 तरह के भू राजस्व निर्धारण की प्रणालियां थी, जिसको हम एक एक करके समझना चाहेंगे। सबसे पहला कनकूत प्रणाली। कनकूत शब्द का अर्थ है अनाज का मूल्यांकन करना या आकलन करना, अर्थात खेत में फसल से होने वाली उपज का अनुमान लगा लिया जाता था और अनुमानित उपज को भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। इस प्रणाली को कनकूत प्रणाली कहा गया। एक तरह की यह मिश्रित प्रणाली है। दूसरा गल्ला बख्शी प्रणाली। गल्ला बख्शी प्रणाली को हम लोग मौली व्यवस्था या भौली व्यवस्था एवं बटाई व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें 3 तरह की पद्धतियां थी। सबसे पहला गल्ला बख्शी। गल्ला शब्द अनाज के लिए प्रयुक्त हुआ है। खलिहान में
राजस्व के बाद अनाज का बंटवारा कर लिया जाता था। जो ही किसान फसल को तैयार करते थे, खलिहान में जो ही अनाज तैयार होता था, अनाज को बंटवारा कर लिया जाता था। 2 भाग किसान का, 1/3 भाग मुगल सरकार का। इसलिए इस व्यवस्था को गल्ला बख्शी प्रणाली कहा गया। इसे अबुल फजल ने आईने अकबरी में गल्ला एक कजमी भी कहा। मुगल काल में इसे गल्ला एक कजमी भी कहा जाता था। इस प्रणाली की दूसरी व्यवस्था थी खेत बटाई, अर्थात खेत में ही खरी फसल को निशान लगाकर बांट लिया जाता था और फसल को तैयार होने के बाद अपना अपना हिस्सा ले लेते थे। जैसे एक खेत को 3 भाग में विभाजित कर दिया गया, 2 भाग में खरी फसल किसान का और 1 भाग में खरी फसल मुगल सरकार का, और फसल अपना अपना काट के उसे तैयार कर लेते थे। इस प्रणाली को मुगल काल में खेत बटाई कहा गया, अर्थात खेत में ही अनाज का बंटवारा कर लिया था। इसी व्यवस्था में तीसरी महत्वपूर्ण बात थी लंक बटाई या लाग बटाई। लंक का मतलब होता है गट्ठर, जिसे आजकल आम बोलचाल की भाषा में हम गांठ कहते हैं, गठिया कहते हैं। तो खलिहान में फसल जब कट कर आती थी और वह गांठ में बंधी होती थी, तो खलिहान में गट्ठरों की ही बटाई कर ली जाती थी और इस बटाई को लंक बटाई या लाग बटाई कहा गया। हालांकि अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि यह एक महंगी प्रणाली थी, क्योंकि खेत में खरी फसल के निगरानी हेतु मुगल कर्मचारी को नियुक्त करना पड़ता था। इसीलिए यह मुगल सरकार को कर वसूली के लिए खर्च करना पड़ता था। हालांकि फसल के बंटवारे की यह सर्वोत्तम विधि थी। सरकार और किसान दोनों ही अपने फसल को बराबर बराबर बांट कर अपने अपने शेयर को प्राप्त कर लेते थे। अगर नफ़ा होता था तो दोनों का, नुकसान होता था दोनों का। इसलिए मलिक ज़ादे ने इस व्यवस्था का समर्थन किया है। हालांकि गल्ला बख्शी प्रणाली राज्य को अत्यधिक लाभ नहीं दे पाती थी, इसीलिए इसे अबुल फजल ने खर्चीला कहा है, महंगी प्रणाली बताया। तीसरी तरह की भूमि राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी जाब्ती प्रणाली। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि शेरशाह ने पोलज और परती भूमि के लिए इस प्रणाली को लाया गया था। चूँकि जाब्ती प्रणाली में भूमि की औसत उत्पादकता के आधार पर जो 3 श्रेणी में विभक्त थी भूमि, उत्तम, मध्यम और निम्न, उसके औसत उत्पादकता के आधार पर भूमि कर वसूला जाता था जाब्ती प्रणाली में। मान लीजिए एक किसान के पास उत्तम श्रेणी की ज़मीन 1 बीघा, उसकी उपज 30 मन। मध्यम श्रेणी की भूमि 1 बीघा जिसकी उपज 20 मन। निम्न श्रेणी की भूमि 1 बीघा जिसकी उपज 10 मन। तो तीनों श्रेणी के भूमि का किसान का औसत उपज 60 मन हुआ। इस पर लगान निर्धारण कुल उपज का 1/3 भाग, अर्थात 60 को हम 3 से भाग देकर देखें तो मुगल सरकार का हिस्सा 20 मन और किसान का हिस्सा 40 मन। जैसा कि हम जाब्ती प्रणाली को देख रहे थे, शेरशाह की व्यवस्था को अकबर ने अपनाया, लेकिन अकबर के अधीन जाब्ती प्रथा में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुआ था। जैसे अकबर के जाब्ती व्यवस्था में नंबर 1, भूमि की माप अनिवार्य थी, भूमि को कभी भी मापा जा सकता था। नंबर 2 और नंबर 3, सभी वसूली नगद में की जाती थी। अगर इस व्यवस्था को हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो पाते हैं
कि जाब्ती प्रथा के परिणाम स्वरूप मुगल पदाधिकारियों की मनमानी समाप्त हो गई। अब वो किसानों से मनमाने ढंग से कर नहीं वसूल सकते थे। चौथी व्यवस्था के रूप में हम नस्क को पाते हैं। नस्क प्रणाली में बटाई और जाब्ती प्रणाली की तरह ही फसल की वास्तविक उपज पर नहीं बल्कि उपज के केवल अनुमान के आधार पर भूमि कर को निर्धारित किया जाता था। नस्क प्रथा मुगल काल में काफ़ी प्रचलन में रहा। अकबर के समय में बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर में नस्क प्रथा प्रचलित थी। नस्क प्रणाली में हम देखते हैं कि भूमि को मापने की जगह पुराने आंकड़ों को फेरबदल के साथ स्वीकार कर लिया जाता था। इसमें धन और समय दोनों की बचत होती थी। मोरलैंड ने इसे सामूहिक कर निर्धारण प्रणाली कहा है। अली ने हालांकि इस बात का जिक्र किया है कि इस प्रणाली में किसानों का शोषण ही हुआ। प्रोफेसर परमात्मा शरण लिखते हैं कि नस्क प्रथा कनकूत और मुक्तई प्रणाली से बिल्कुल ही अलग नहीं था। अलीगढ़ से प्राप्त दस्तूरुल अमल के आधार पर प्रोफेसर श्री राम शर्मा कहते हैं कि नस्क प्रणाली में न तो खेत में खड़ी फसल की व्यवस्था पर विचार होता था और न ही कृषि योग्य भूमि के भेद पर विचार हो पाता था। मोटे तौर पर नस्क प्रथा में 10 वर्ष के औसत आधार पर भूमि कर को निर्धारित कर दिया जाता था। औसत उपज को आधार मानकर किसानों से भूमि कर लिया जाता था। चाहे जो भी हो, नस्क प्रणाली मुगल काल में प्रचलन में रही। इन सब के अलावे हम पाते हैं और भी कुछ व्यवस्था थी जिसमें इजारा व्यवस्था प्रमुख थी। इजारा शब्द का वास्तविक अर्थ होता है ठेका प्रणाली। अर्थात मुगल काल में कभी कभी गांव को ठेकों पर दे दिया जाता था। बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में, कार्नवालिस के समय में आके यही व्यवस्था महलवारी व्यवस्था के रूप में जानी गई। महलवारी व्यवस्था में भी महाल अर्थात ग्राम समूह को ठेकों पर दिया जाता था और मुगल काल में यह इजारा व्यवस्था के नाम से जानी गई। हालांकि मुगल काल में इजारा व्यवस्था अपवाद स्वरूप रही। अब हम मुगल कालीन किसानों की चर्चा करते हैं कि मुगल काल में 2 तरह के किसान होते थे। एक खुदकाश्त, वैसे किसान जो अपनी स्वयं की भूमि पर खेती करते थे, खुदकाश्त कहलाते थे। दूसरा पाही काश्त, वैसे किसान जो दूसरों की खेतों पर खेती करते थे, दूसरों के खेतों को मौली के रूप में अधिग्रहित कर फसल उपजाते थे और भू राजस्व का भुगतान करते थे। अगर हम मुगल काल के भू राजस्व पदाधिकारियों की चर्चा करें तो हमें टॉप टू बॉटम देखना होगा कि साम्राज्य में दीवाने वजीर या वजीरे आला प्रमुख पदाधिकारी था। उनकी सहायता के लिए केंद्र में शाही खजांची थे, उनका कार्यालय था। आय व्यय का हिसाब रखा जाता था। कृषि से होने वाली आय व्यय का हिसाब रखने के लिए लिपिक अर्थात क्लर्क
अपॉइंट किए जाते थे, उनका एक बड़ा कार्यालय होता था और मोटे तौर पर खाता बही लेजर रखने की व्यवस्था थी, उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। सूबा में हम देख रहे हैं कि दीवाने सूबा प्रमुख पदाधिकारी के तहत अन्य मुगल अधिकारी काम करते थे। परगना में हम देख रहे हैं कि कानूनगो मुख्य रूप से राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी था। ग्राम लेवल पर अगर हम देखें तो खुद मुकद्दम चौधरी पटवारी भू राजस्व वसूलने में सहायता करते थे। इन सारी व्यवस्था के अलावे जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में प्रचलित हुई। मनसबदारों को वेतन के बदले में भूमि जागीर के रूप में दी गई। यह व्यवस्था जागीरदारी व्यवस्था कहलाई। मोटे तौर पर मनसबदार दो तरह के होते थे, एक नगद वेतन पाते थे और दूसरे वेतन के रूप में अपने जागीर को पाते थे। उनको उनके वेतन के बराबर आय वाली जागीर दे दी जाती थी और वेतन के अतिरिक्त अगर कर वसूली से आय होती थी तो उन्हें मुगल शाही खजाने में जमा कर दिया जाता था। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि राजपूताना के प्रमुख सरदारों को उनकी खुद की अपनी वतन ऑन लैंड को जागीर के रूप में दी गई मुगल काल में, वह वतन जागीर कहलाई। यह राजपूतों को उसके सेवा के बदले में मिला या कुछ मुस्लिम अमीरों को भी इस तरह की जागीरें दी गई। तो जागीर में भूमि कर का यही फंडा था कि जागीरदार को अपने वेतन के बराबर आय रखकर, अपने सेना के खर्च के बराबर आय रखकर बाकी रकम को मुगल खजाने में जमा कर देना था। तो यह श्रृंखला मुगल काल में जागीरदार, मनसबदार, छोटे छोटे जमींदार जिन्हें मदद मास के तहत भी भूमि अनुदान में दिया गया। मुगल काल में बादशाह के द्वारा काफ़ी मात्रा में लैंड ग्रांट की गई, भूमि अनुदान के रूप में दी गई और इन्हें पाने वाले जमींदार हो गए। मुगल बादशाह के द्वारा इनाम में भी भूमि बांटी गई। इनाम की भूमि हम देखते हैं कि राजस्व कर से मुक्त भूमि होती थी। यह भूमि अधिकार का एक विशेष रूप था। इनाम में भूमि पाने वाले को इनामदार कहा जाता था। इनाम की भूमि को पद या वेतन के साथ बेचा भी जा सकता था, उसको हस्तांतरित भी किया जा सकता था। इसके अलावे भी हम देखते हैं कि मुगल काल में धार्मिक अनुदान के तहत भी काफ़ी भूमि ग्रांट की गई, जिसमें उलेमाओं, विद्वानों, मुस्लिम विद्वानों, हिंदू विद्वानों आदि को मदद मास के तहत काफ़ी मात्रा में भूमि दिया गया। और मुसलमानों को दी गई भूमि वक्फ की भूमि कहलाती थी, जो कर मुक्त भूमि होती थी। इस भूमि पर उन्हें किसी भी प्रकार का कर देना नहीं पड़ता था। इस प्रकार हिंदुओं को भी मदद मास के तहत भूमि ग्रांट किया गया, जो कर मुक्त भूमि होती थी। इस तरह के भूमि पर किसी भी तरह का राजस्व नहीं वसूला जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर की नवीन भू राजस्व व्यवस्था से राज और किसान दोनों ही लाभान्वित हुए। अकबर की यह व्यवस्था लगभग संपूर्ण मुगल काल में लागू रही। अपवाद स्वरूप औरंगजेब के समय में जाकर इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, कुछ नए पदाधिकारी जोड़े गए। कृषि व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारी अमीन को जजिया कर वसूली में लगाया गया। अकबर के समय में भू राजस्व व्यवस्था में उदारता थी। औरंगजेब के समय में थोड़ी इसमें कठोरता आ गई। मोटे तौर पर मुगल कालीन
इस नवीन भू राजस्व व्यवस्था से साम्राज्य धन धान से परिपूर्ण हुआ, मुगलों की वैभवता बढ़ी, राज और किसान दोनों ही खुशहाल रहे, पदाधिकारियों बिचौलियों का मनमानापन समाप्त हो गया। अकबर ने इस व्यवस्था में बहुत सारी पारदर्शिता रखी, जिस वजह से किसानों को सहूलियत हुई। किसानों से मनमाने ढंग से कर नहीं वसूले गए, उन्हें राहत भी दिया गया, रियायत भी दिया गया, उन्हें हर तरह की सुविधा मिली। कृषि कार्य के लिए उन्हें ऋण तकावी ऋण तक मिला, कर ना चुकाने की स्थिति में अगले साल कर चुकाने की रियायत मिली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था अकबर के समय में पूर्ववर्ती व्यवस्था से अलग हटकर परिष्कृत हुई। मोटे तौर पर अकबर की भू राजस्व व्यवस्था भी कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी और अफगान पठान शेरशाह सूरी से अधिकतर प्रभावित थी, परंतु अकबर ने इन व्यवस्थाओं में नित नए मौलिक परिवर्तन इस प्रकार किए मानो ऐसा लगा कि यह व्यवस्था बिल्कुल नई हो और सम्राट अकबर के द्वारा ही लाई गई हो। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली सुदृढ़ थी, राज्य के आय का मुख्य जरिया थी, और यही वजह रही कि मुगलों की वैभवता पूरी दुनिया में थी और अकबर की इस नवीन भू राजस्व व्यवस्था ने परवर्ती मुगल शासकों के लिए भी अपना एक आधार तैयार कर दिया। इस प्रकार आज हमने मुगलों के भू राजस्व व्यवस्था, विशेषकर अकबर के भू राजस्व व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। नमस्कार।